हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंबोज सर पर। तो इस वीडियो में देखेंगे हम क्लास 11th सब्जेक्ट फिजिक्स के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके इस बार वार्षिक पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। तो जितने भी क्वेश्चन आपको बताऊंगा सारे मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं, तो किसी भी क्वेश्चन को आपने छोड़ना नहीं है। तो देर न करते हुए ले चलता हूं सीधा आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर। और इससे पहले मैंने आप लोगों को एक पेपर प्रोवाइड कराया था वार्षिक पेपर का, तो उस वार्षिक पेपर को जिन्होंने अब तक सॉल्व नहीं किया तो उस वार्षिक पेपर को भी आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्लस उसके अलावा ये जो आप क्वेश्चन देखेंगे इनके भी सारे जो पीडीएफ है वो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। पर उससे पहले वहां जाने से पहले एक बार इस पूरी वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि इसके बीच में कौन से क्वेश्चन आपको याद करने हैं इसमें, क्योंकि एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कुछ हैं जो आपको याद नहीं करने हैं। तो अगर आप पूरी वीडियो देख लेते हैं उसके बाद अगर पीडीएफ डाउनलोड करते हैं तो आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में भी आ जाएंगे। और इसमें जो आपको मैंने पेपर दिया था उसके भी सॉल्यूशन, मतलब उसके उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। प्लस उसके अलावा जो आपके और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस एग्जाम में अब तक पूछे जा चुके हैं, ज्यादा बार जो रिपीट हुए हैं वो क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे आपके लिए रखे हुए हैं। तो चलते हैं सीधा पहले क्वेश्चन पर जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसको कर लेते हैं हम फुल स्क्रीन में, ठीक है, ताकि और अच्छे से आप इसको देख पाए। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, खगोलीय मात्रक को परिभाषित कीजिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ये तो आप लोगों ने स्कूल में क्लास में भी इसको पढ़ लिया होगा। तो इसका आंसर पढ़ लेते हैं। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को खगोलीय मात्रक एयू कहते हैं। यह 1.496 गुणा 10 की घात 11 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, एक नंबर या दो नंबर का ये क्वेश्चन आपका आएगा और 100% ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार देखने को मिलने वाला है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और जितने क्वेश्चन बताऊंगा सारे इंपॉर्टेंट, और जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोस आती हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड वो आपके पास टाइम से पहुंच जाए। तो थर्ड नंबर कहने का मतलब है दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, और मैंने आपको बताया है कि उस पेपर का सॉल्यूशन भी दूंगा, तो वो क्वेश्चन भी बीच बीच में आपको देखने को मिलते रहेंगे। देखो, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में इस बार आने वाले हैं। तो एक कार ए से बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति करती है तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से वापस लौटती है, उसकी औसत चाल क्या होगी? तो सिंपल सा आंसर है इसका 48। और मैंने जब वो पेपर बता रहा था वहां पे मैंने आपको इसका फॉर्मूला भी बता दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी के इंजन तथा आखिरी डिब्बे का एक खंबे से गुजरते हुए वेग क्रमशः v तथा v डैश है। रेलगाड़ी के मध्य में स्थित डिब्बे का वेग क्या होगा? तो इसका पूरा सॉल्यूशन आप देख पा रहे हैं। देखो, इसको मैं आपको यहीं से दिखा दे रहा हूँ। अगर आपको समझ नहीं आएगा जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको इसको पूरा अलग से एक सॉल्यूशन करा दूंगा। तो आप अच्छे से इसको देख पा रहे होंगे। इसको खुद से एक जो आपकी फिजिक्स की नोटबुक है वहां पे आप इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन बच्चों आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, वो है प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर वेग एवं त्वरण के बीच कोण होता है। तो हमेशा 90 डिग्री कोण आपको देखने को मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, दो वेक्टर p तथा वेक्टर q का परिणामी वेक्टर वेक्टर r है। वेक्टर q की दिशा उलट देने पर परिणामी वेक्टर s हो जाता है। सिद्ध कीजिए कि r स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इक्वल टू 2 ब्रैकेट में p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन है और आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अब तक पूछा गया है। तो टोटल आप यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देख पा रहे हैं, समीकरण एक, समीकरण दो, फिर समीकरण एक व दो को जब आप जोड़ेंगे तो सिंपली आपको जो प्रूव करना था वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, आई होप इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं आप बच्चों, एक कण क्षैतिज दिशा से 60 डिग्री के कोण पर 14 मीटर सेकंड इनवर्स के वेग से प्रक्षेपित किया गया। पथ के उच्चतम बिंदु पर कण के वेग का मान तथा दिशा ज्ञात कीजिए। जी आपको दे रखा है 9.8 मीटर सेकंड इनवर्स टू पावर -2। ठीक है, -2 दे रखा है आपको पावर में। तो इसका सॉल्यूशन बच्चों आप देख पा रहे हैं, जो जो आपको दे रखा है वो, फिर उसके बाद उच्चतम बिंदु पर वेग आपका ये आ जाएगा। जब आप वैल्यू रखेंगे 7 मीटर सेकंड इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आपने दिशा बतानी होगी, तो कितना हो जाएगा, कण का वेग क्षैतिज दिशा में होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि क्लियरिटी आपको इतने अच्छे से नहीं दिख रही है। कोई कीड़ा एक वृत्तीय खांचे में जिसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है पर गया है। ठीक है, फंस गया है। वह खांचे के अनुदिश स्थिर चाल से चलता है। 100 सेकंड में 7 चक्कर लगा लेता है। पहला आपको कीड़े की कोणीय चाल तथा रेखीय चाल कितनी है होगी ये आपको बताना है। दूसरा है, क्या त्वरण सदिश एक स्थिर सदिश है, इसका परिणाम कितना होगा? ठीक है, सॉल्यूशन आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो
जो जो आपको देखा है वहाँ पे आपने लिख लिया, बाकी इसमें जो फॉर्मूला यूज़ किया गया है वो भी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे अच्छे से। ठीक है, 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा, फॉर्मूले में आपने वैल्यू रखी, सॉल्व कर लिया। ठीक है, बी नंबर में जो चीज़ आपसे पूछी है वो भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, 2.34 सेंटीमीटर सेकंड टू द पावर -2 आ गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। देखो फिजिक्स है, न्यूमेरिकल आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो न्यूमेरिकल आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो अगला जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि कोई वायुयान 900 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से उड़ रहा है और 1 किलोमीटर त्रिज्या का कोई क्षैतिज लूप बनाता है। इसके अभिकेंद्र त्वरण की गुरुत्वीय त्वरण के साथ तुलना कीजिए। तो चाल आपको दे रखी है। ठीक है, चाल आपने निकालनी है तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 200 मीटर पर सेकंड इसकी क्या है, स्पीड है, चाल है। तो वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या आपको 8 दे रखी है, इसको आपने मीटर में चेंज कर लिया किलोमीटर से। फिर त्वरण निकालने के लिए फॉर्मूला आपको यहाँ से दे दिया गया है, वैल्यू आपके पास है। फिर उसके बाद आपने इसकी क्या कर दी, अनुपात में निकालना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नीचे ए सी अपॉन जी की वैल्यू रखने पर आपका जो सॉल्व करके आ गया ए सी यानी वायुयान के अभिकेंद्र की ओर। ठीक है, तो हमें लास्ट में आपने गुरुत्वीय त्वरण निकालना है, तो गुरुत्वीय त्वरण आपका कितना निकलेगा, आ गया 6.38 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी 6.38 क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं। यदि घर्षण कोण cos इनवर्स 4/5 हो तो स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान क्या होगा? तो 3/4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आपका पूछाएगा, तो ज़्यादा इसमें आपने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न है, क्या एक समान वृत्तीय गति करती वस्तु का त्वरण अ, यहाँ पे आ जाएगा अचर रहता है? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा नहीं, सीधे सीधे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मोड़ पर क्वेश्चन आप देख रहे हैं, मोड़ पर रेल की बाहरी पटरी कुछ ऊंची क्यों रखी जाती है? तो इसका आंसर पढ़ लेते हैं। पटरी पर रेलगाड़ी को किसी मोड़ पर मुड़ते समय अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। क्योंकि रेलगाड़ी बड़ी होती है, इस कारण उसे मुड़ते समय घर्षण से पर्याप्त अभिकेंद्र बल नहीं मिल पाता, अतः पहियों की पटरी से उतर जाने की संभावना बन जाती है। इसलिए रेल की पटरियां बिछाते समय मोड़ों पर अंदर वाली पटरी को बाहर वाली पटरी की तुलना में कुछ नीचा बिछा देते हैं। ऐसा करने से रेलगाड़ी मोड़ पर गुजरते समय केंद्र की ओर झुक जाती है और उससे आवश्यक अभिकेंद्र बल पटरियों की अविलंब प्रतिक्रिया द्वारा प्राप्त हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है इस बार आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों आप स्क्रीन पर। सिद्ध कीजिए कि किसी गतिमान वस्तु के संवेग परिवर्तन के समय दर उस पर आरोपित बाह्य बल के बराबर होती है। ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। तो सिंपली आपने अब तक ये क्लास में अपने अच्छे से कर भी लिया होगा, क्योंकि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके स्कूल में ये करा दिया गया होगा। तो इसमें आप देख रहे हैं, माना एम द्रव्यमान की कोई वस्तु वेक्टर v वेग से गतिमान है, तब उसका संवेग p इक्वल टू हो जाएगा mv। ठीक है, सिंपल आपने वैल्यू रखनी है, सॉल्व कर देना है। कोई इसमें ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है न्यूटन। ठीक है, न्यूटन का नियम आप लोगों ने सुना होगा। तो क्लास टेंथ में नहीं था, 11th से आप लोगों का स्टार्ट होता है, और छोटी क्लास में भी आप लोगों ने सुना होगा 9th क्लास में गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। तो न्यूटन के गति विषयक तीनों नियम लिखिए, तो यहाँ पे तीनों नियम आप पहले से जानते हैं, तो सिंपली आप यहाँ पे एक बार पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक है, गति का तृतीय नियम। ठीक है, ये आपका पूरे क्वेश्चन का आंसर होगा। तीनों नियम को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि क्लास 11th में आपका मोस्ट इंपोर्टेंट ये रहता है। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि किसी गतिमान वस्तु के संवेग परिवर्तन के समय दर उस पर आरोपित बाह्य बल के बराबर होती है। तो सेम एक क्वेश्चन आपने पहले भी इस टाइप से देख लिया है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ से सिंपल देखो 3 से 4 लाइनें हैं जो आपको सॉल्व करनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें क्या है, समझाइए कि किसी समतल मोड़ को पार करते समय किसी गाड़ी को आवश्यक अभिकेंद्र बल कहाँ से प्राप्त होता है? मोड़ पर गाड़ी की महत्तम सुरक्षित चाल के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। तो गाड़ी को समतल मोड़ को पार करना है, या आप यहाँ पे पहले थोड़ी लैंग्वेज लिख लेंगे, उसके बाद फिर उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसके लिए नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये अभिकेंद्र बल के लिए आ जाएगा यहाँ पे आपका फॉर्मूला समीकरण 3 के रूप में। ठीक है, आपको पीडीएफ में ही मिल जाएगा, बस अगर नहीं मिलता है तो आप यहाँ से इसको वीडियो को रोक करके भी स्क्रीनशॉट लेकर के इन सभी क्वेश्चंस को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे इसका जो थोड़ा सा पोर्शन आपका बचा है वो भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा, नोट आपकी नोटबुक में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले इस बार आपके एग्जाम में। अगला है, यद्यपि बल F तथा विस्थापन S वेक्टर राशियां हैं, फिर भी कार्य W स्केलर राशि है, क्यों? यदि वेक्टर F व वेक्टर S शून्य ना हो परंतु फिर भी W का मान शून्य संभव है, कब? तो इसका बताना है कब संभव है। तो देखो लैंग्वेज है, लैंग्वेज आप पढ़िए, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर यहीं पर वीडियो को रोक करके आप पढ़ लीजिए एक बार इसको, क्योंकि आपको पता है अगर मैं कंटिन्यू पढ़ते रहा तो गले की हालत बहुत
अभी खराब हो जाएगी, क्योंकि अभी ये बोर्ड एग्जाम आपके स्टार्ट होने वाले हैं, तो वहाँ जरूर एनर्जी बचा करके रखनी है मुझे। तो अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 4 देख रहे हैं, यदि किसी कण का संवेग 50% बढ़ा दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? तो 125% वृद्धि होगी। कैसे? नॉर्मल सा फॉर्मूला आपको दिया हुआ है यहाँ पे, फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है और सिंपल आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, इतनी कैलकुलेशन तो आप अच्छे से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि एक वृत्ताकार चकती अपने किनारे पर सीधे क्षैतिज पथ पर बिना फिसले लुढ़क रही है तो उसकी घूर्णन गतिज ऊर्जा का तथा स्थानांतरित गतिज ऊर्जा का अनुपात कितना होगा? तो 1:2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, आपको समान द्रव्यमान तथा समान त्रिज्या के दो एक जैसे गोले दिए जाते हैं। आप कैसे ज्ञात करेंगे कि उनमें से कौन सा ठोस है तथा कौन सा खोखला है? तो इसका आंसर पढ़ लेते हैं। समान द्रव्यमान तथा समान त्रिज्या के एक जैसे गोलों में ठोस गोले का जड़त्व गुण कम होगा। यदि दोनों गोलों को एक ही आनत ताल पर लुढ़कने के लिए छोड़ दिया जाए तो ठोस गोले का त्वरण खोखले गोलन की तुलना में अधिक होगा तथा जो गोला पहले तली तक पहुंचेगा वही ठोस होगा। ठीक है, सिंपल सा है, ये तो आप लोग नॉर्मली घर पर भी खेलते हैं ऐसे गेम। तो अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, कोणीय संवेग तथा जड़त्व आघूर्ण के बीच संबंध स्थापित कीजिए। या फिर अलग से पूछ सकता है कि कोणीय संवेग क्या है और जड़त्व आघूर्ण क्या है। तो यहाँ पे पहले आप देख रहे हैं कोणीय संवेग के बारे में, आप यहाँ से पढ़ लेंगे। ठीक है, बाकी उसका जो मात्रक वगैरह है वो भी आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि एक एक नंबर में आपके क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अगला है कोणीय संवेग तथा जड़त्व आघूर्ण में संबंध। तो संबंध आपको यहाँ पे अच्छे से दिखा दिया गया है, बस आपने एक बार इसको पढ़ना है और एक बार नोटबुक में इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सदिश रूप में भी आपको इसके बीच संबंध दिखा दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, एक बेलन 30 डिग्री कोण बनाते अनंत तल पर लुढ़कता हुआ ऊपर बढ़ता है। अनंत तल की तली में बेलन के द्रव्यमान केंद्र की चाल 5 मीटर पर सेकंड है। इसमें आपको दो चीजें निकालनी है, अनंत तल पर बेलन कितना ऊपर जाएगा, दूसरा है आपका वापस तली तक लौट आने में से कितना समय लगेगा। तो इसमें मेनली आपका जो यूज होना है फॉर्मूले पर बेस्ड पूरा क्वेश्चन है, तो मेन आप ये फॉर्मूले देख लीजिए। ठीक है, इस फॉर्मूले में सिर्फ आपने क्या रखनी है, वैल्यू रख देनी है, मान रख देने हैं, आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई अलग से कैलकुलेशन नहीं आपको करनी है। ठीक है, तो ए नंबर में जो आपका आंसर आ जाएगा 3.82 आ जाएगा। उसके बाद जो बी है कि वापस उसको कितना टाइम लगेगा, के लिए भी फॉर्मूला आप देख रहे हैं, ए इक्वल टू जी साइन थीटा अपन, ठीक है, के स्क्वायर 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा जी साइन थीटा अपन में 1 प्लस के स्क्वायर आर स्क्वायर। तो जो जो वैल्यू आपको दे रखी है इस फॉर्मूले में रखना है, सिंपल सॉल्यूशन आपका निकल करके आ जाएगा। तो इसका जो टाइम है वो लगेगा 1.53 सेकेंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन देख रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, इसमें बोला है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक क्यों होती है? क्यों होती है? क्योंकि ये सदैव जो गुरुत्वीय बल होते हैं सदैव आकर्षण प्रकृति के होते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, केपलर के ग्रह संबंधी नियम। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम में ये रहने वाला है इस बार, और जब आप इसको आगे बीएससी वगैरह करेंगे या फिर एमएससी में जाएंगे तो भी आपको ये देखने को मिलेंगे केपलर से जो नियम है। ठीक है, सारे मोशन से रिलेटेड है। तो जो आपका प्रथम नियम है, ठीक है, कक्षाओं के नियम से संबंधित है। दूसरा नियम जो है क्षेत्रफलों का नियम है। तृतीय नियम जो है परिक्रमण काल का नियम है। ठीक है, तो इन तीनों नियमों को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, वीडियो को रोक करके आप इसको या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको तैयार कर लीजिए अच्छे से। अगला जो क्वेश्चन है वो है, बृहस्पति के एक उपग्रह आयोग की कक्षीय अवधि 1.769 दिन तथा कक्षा की त्रिज्या 4.22 गुणा 10⁸ मीटर है। यह दर्शाइए कि बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का कितना, सॉरी द्रव्यमान का लगभग 1/1000 गुना है। ये आपको क्या करना है, दिखाना है। ठीक है, तो माना बृहस्पति का द्रव्यमान आपने एम से दिखा दिया, जे हो गया जुटे। इसको ग्रह का परिक्रमण काल T1 आपका इतना हो गया, त्रिज्या हो गई, परिक्रमण काल हो गया। सिंपल आपने टी स्क्वायर यानी इस फॉर्मूले में आपने सारा मान रख देना है, जो भी आपको चीज मिली हुई है यहाँ पे, वैल्यू मिली हुई है, वो आपने इस फॉर्मूले में रख देना है। सिंपल सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा सीधा सीधा जो आपको प्रूफ करना है। देखो 0.9 आया तो ये अप्रोक्स आपका देखो लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, अप्रोक्स 1/1000 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो मेन जो आपका बेस्ड है फॉर्मूले पर ही बेस्ड है आपका क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो है, एक तार से भार mg लटकाने पर तार की लंबाई में वृद्धि l हो जाती है, इस प्रक्रिया में किया गया कार्य कितना होगा? तो 1/2 mg/l हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों आप स्क्रीन पर, वो है प्रत्यास्थता की सीमा से क्या तात्पर्य है? तो प्रत्यास्थता की जो सीमा है वह अधिकतम प्रतिबल है जिसे हटा लेने पर वस्तु अपने रूप तथा आकार को पुनः प्राप्त कर लेती है।
अगले क्वेश्चन को बच्चों आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, लंबे समय तक पुल का उपयोग करने पर उसको असुरक्षित क्यों घोषित कर दिया जाता है? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इस क्वेश्चन के आंसर को। इस बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका, यंग प्रत्यास्थता गुणांक की परिभाषा लिखिए तथा इसका सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। तो इसका पूरा सॉल्यूशन बच्चों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो कोशिश करिएगा कि आप इसको फिजिक्स या रफ नोटबुक में जितने क्वेश्चन बच्चों मैं आपको दिखा रहा हूँ सभी को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बर्नौली प्रमेय किस राशि के संरक्षण को प्रकट करता है? तो ऊर्जा संरक्षण को प्रकट करता है। अगला प्रश्न है, किसी बहते हुए द्रव में कितने प्रकार की ऊर्जा होती है या फिर बहते हुए द्रव की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर कर लीजिएगा अच्छे से। और इसके बाद अगला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं बच्चों स्क्रीन पर, ठीक है, सॉल्यूशन में आपको देखो सभी बच्चे जो आपकी कमेंट आ रही थी लगातार पेपर देने का, वो कह रहे थे कि सर आप इनका सॉल्यूशन भी दे दीजिए। तो आज आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं सारा सॉल्यूशन है, जो आपके क्वेश्चन आपको सामने दिख रहे हैं। तो दाब ऊर्जा, फिर उसके बाद गतिज वीर्जा और स्थितिज ऊर्जा, ये तीन ऊर्जाएं आपको यहाँ देखने को मिलती हैं। तो तीनों के बारे में आप यहाँ से स्क्रीन को आप तो शॉर्ट ले लीजिए या फिर वीडियो रोक करके आप इन तीनों ऊर्जाओं को पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो है न्यूमेरिकल है आपका, इसमें बोला है जल की दो समानांतर परतों के बीच वेगों का अंतर 8 सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स है। यदि परतों के बीच की लंबवत दूरी 0.1 सेंटीमीटर हो तो जल की परत की विकृति दर यानी वेग प्रवणता ज्ञात कीजिए। सिंपल सा फॉर्मूला आपने याद रखना है। ठीक है, डेल वी अपॉन डेल वाई वैल्यू आपने रख दी, सॉल्व करके आ जाएगा आपका 80 सेकंड इनवर्स। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंपॉर्टेंट है ये न्यूमेरिकल बच्चों, आपका कई बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। आपका जो क्वेश्चन है इसमें कहा है, जल की एक बूंद का व्यास 0.003 मिलीमीटर है, यह वायु में गिर रही है। वायु की सीमांत वेग ज्ञात कीजिए। का सीमांत वेग ज्ञात कीजिए। वायु का श्यानता गुणांक 1.8 गुणा 10⁻⁻5 केजी मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स तथा वायु का घनत्व उपेक्षणीय है। तो इसमें भी देखो बच्चों न्यूमेरिकल है, गुणा भाग करनी है, कुछ ज्यादा कैलकुलेशन आपको नहीं करनी। मेन है जो आपको फॉर्मूला लर्न करना है। फॉर्मूला ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, तो सिंपल सा जो इसका आंसर है 0.27 मिलीमीटर सेकंड इनवर्स आ जाएगा। मेन है देखो कैलकुलेशन में आपको गुणा भाग अगर आती है तो कोई खास आपको न्यूमेरिकल देखने को नहीं मिलते हैं यहाँ पे। अगला है, ठंडे प्रदेशों में झीलों में पानी जम जाता है परंतु फिर भी मछलियां जीवित रहती है, समझाइए ऐसा क्या कारण है? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डायग्राम बना करके अगर आप बनाते हैं आंसर तो काफी अच्छे मार्क्स आपको देखने को मिल जाते हैं। सिंपल इसमें देखो थ्योरी है आपकी, तो थ्योरी को आप आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगर मैं हर एक क्वेश्चन को पढ़ूंगा तो बहुत जो वीडियो होगी वो आपकी बहुत लंबी चली जाएगी। अगला क्वेश्चन है, अपने गलनांक पर बर्फ का पिघलना किस प्रकार का प्रक्रम है? तो समतापी प्रक्रम है, क्योंकि यह प्रक्रम नियत ताप पर होता है। अगला क्वेश्चन है, उष्मागतिकी के प्रथम नियम के आधार पर सिद्ध कीजिए कि स्थिरोष्म प्रक्रम में किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन निकाय पर किए गए अथवा निकाय द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है। तो पहले तो आपने स्थिरोष्म प्रक्रम बताना है क्या होता है, फिर उसके बाद उष्मागतिकी के प्रथम नियम से आपने प्रूफ दिखाना है। ठीक है, तो ये लास्ट लाइन आप लोग पढ़ लीजिएगा, अर्थात इसको मैं पढ़ देता हूँ क्योंकि आपको शायद समझ में ना आए। तो यहाँ जो लिखा है उसको देखो, अतः स्थिरोष्म प्रक्रम में यदि कार्य निकाय पर किया जाता है, ठीक है, अर्थात कार्य क्या हो जाएगा ऋणात्मक है, तो डेल यू इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस, फिर ब्रैकेट में आपका माइनस डब्ल्यू इक्वल टू ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस का डब्ल्यू, अर्थात निकाय की आंतरिक ऊर्जा में निकाय पर किए गए कार्य के बराबर वृद्धि होती है जिससे निकाय का ताप बढ़ जाता है। ठीक हो गया, आपको प्रॉब्लम है इसलिए मैंने इसको अच्छे से पढ़ दिया। अगला जो क्वेश्चन है, एक गैस द्वारा बर्तन की दीवारों पर आरोपित बल का कारण यह है कि गैस के अणु क्या होते हैं, दीवारों से टक्कर के कारण उनका संवेग बदल रहा होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है वो है, समान ताप पर H2 तथा O2 गैसों के अणुओं के वर्ग माध्य मूल वेगों का अनुपात क्या होगा? तो फॉर्मूला आप देख रहे हैं। ठीक है, इसमें देखो ज्यादा कुछ नहीं है, मेन जो आपने बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है वो है आपका ये। तो आप याद रखेंगे, वैल्यू रखेंगे तो सॉल्व करके आ जाएगा 4/1 यानी 4:1 आंसर हो जाएगा इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो है आदर्श गैस के, इसको आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आपके पास टाइम है तो इसको भी आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन है आपका और कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है। ठीक है, बट इस बार उम्मीद नहीं है, फिर भी जिसकी उम्मीद नहीं होती है वही हमेशा क्या करता है एग्जाम में दे दिया जाता है। क्वेश्चन है आपका, आदर्श गैस के गत्यात्मक सिद्धांत की परिकल्पनाएं लिखिए और उल्लंघन के आधार पर गैस के दाब का व्यंजक ज्ञात कीजिए। और बाकी इसी को घुमा करके लिखा जो क्वेश्चन आया है वो भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इसके आंसर को आप एक बार अच्छे से जरूर देख लीजिए। पहले है मुख्य परिकल्पना है, तो यहाँ पे जितने पॉइंट दे रखे हैं वीडियो को रोक करके आप अच्छे पॉइंट है 6 में से 4-5 पॉइंट याद कर लीजिएगा।
फिर आदर्श गैस के दाब का व्यंजक कैसे प्राप्त करना है, जब आप लैंग्वेज पढ़ेंगे तो अपने आप ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, लॉन्ग टाइम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है, 4 से 5 नंबर में आपका आएगा। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, कोशिश करिए कि जितना ज़्यादा बार आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, उतना ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। लॉन्ग क्वेश्चन ये आपका 100% चांस है कि एग्जाम में इस बार आ सकता है। ठीक है, पहले कई बार आपका रिपीट हो चुका, तो इस बार में चांसेस हैं इसके। ठीक है, तो ये आपका फाइनल जो आंसर आएगा इसमें निकल करके वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। 3 से 4 पेज में इसका आंसर है, तो कोशिश करिएगा कि इसको आप 3 से 4 बार रिपीट करिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से कर लीजिएगा एक बार इसको। अगला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, बोला है 1 मीटर लंबी संकरी और एक सिरे पर बंद नली क्षैतिज रखी गई है, इसमें 76 सेंटीमीटर लंबाई तक भरा पारसूत्र वायु के 15 सेंटीमीटर स्तंभ को नली में रोक कर रखता है। क्या होगा यदि खुला सिरा नीचे की ओर रखते हुए नली को ऊर्ध्वाधर कर दिया जाता है? तो सिंपल सा देखो, P1 आ जाएगा वायुमंडलीय थोड़ी सी इसमें लैंग्वेज पढ़ेंगे, उसके बाद आगे का जो सॉल्यूशन है वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसको हम थोड़ा सा कर देते हैं जो, और अगर आपको अच्छे से नहीं दिख रहा है तो आप PDF डाउनलोड कर लेंगे तो आपको और अच्छे से शो होने लग जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी लैंग्वेज है। ठीक है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा एक बार अच्छे से। लास्ट में पूरी डिटेल्स आपको दे रखी है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला एक एक भारी स्प्रिंग का बल नियतांक K है, इससे लटकते हुए m द्रव्यमान के कण की सरल आवर्त गति के आवर्तकाल का सूत्र लिखिए। तो सूत्र आप देख रहे हैं सिंपल, T इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई रोड में m अपॉन K। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन देख रहे हैं, बोला है एक सरल लोलक की संपूर्ण ऊर्जा E है, जिस क्षण लोलक का विस्थापन आयाम का आधा है उस क्षण लोलक की गतिज व स्थितिज ऊर्जा बताइए। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला देख लीजिए, स्थित ऊर्जा का फॉर्मूला देख लीजिए, फिर संपूर्ण ऊर्जा के लिए आपका क्या आ जाएगा, K प्लस यू हो जाएगा। यानी इन दोनों को जो आप जोड़ेंगे तो ये आपका एक फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, जिसमें आपने सिर्फ मान रखने हैं जो आपको क्वेश्चन में दिए गए हैं। कोई ज़्यादा कैलकुलेशन इसको इसमें आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला है सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण का अधिकतम वेग 100 सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स है तथा अधिकतम त्वरण 157 सेंटीमीटर सेकंड की पावर -2 है, तो इसका आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। अधिकतम वेग दे दिया, अधिकतम त्वरण दे दिया, उसके बाद नीचे आपने फॉर्मूले में वैल्यू रखा, तो 4 सेकंड का क्या आ जाएगा, आवर्तकाल आ जाएगा। अगला है दो ध्वनि स्रोत एक साथ बजने पर 0.25 सेकंड में दो विस्पंद उत्पन्न करते हैं, उनकी आवृत्तियों में अंतर क्या होगा? तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा इसका 8। क्लियर है, और इसके बाद चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्या, इसी के साथ आपके लगभग सारे क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्लीट। टोटल 51 पेजेस थे, और जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने वो सारे आपके फिजिक्स के यहाँ पर एक ही PDF में सारे इकट्ठे करके रख दिए हैं। ठीक है, अब इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया या कोई क्वेश्चन आप जो और आपसे आप पूछना चाहते हैं, ठीक है, जिस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहा है, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला है, बस एक प्यारा सा कमेंट डाल दीजिएगा। और कोशिश करिएगा कि जितने क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताए हैं सारे क्वेश्चन आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और सभी को बेस्ट विशेस आपके एग्जाम के लिए। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कोशिश करिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आपके एग्जाम में तक। ठीक है, उसके बाद आप जो करते हैं वो आपकी मर्जी है, बट एग्जाम तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, चैनल के साथ जुड़े रहते हैं, तो 100% आप लोगों की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।